Hello and welcome to Star Education Preparation. हेलो आज का हमारा टॉपिक है समास। ये टॉपिक सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए नहीं जो क्लास में हैं, क्लास 5, 6, 7 में हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी है। समास इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर। समास का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि। जैसे रसोई घर, रसोई का घर ना कहकर हम कह दें रसोई घर। नीला है कंठ जिसका ना कहकर हम कहें नीलकंठ। गंगा का जल ना कहकर हम कहें गंगा जल। राजा का पुत्र नहीं कहना है और हम कह दें राजपुत्र। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। जैसे अभी हमने बनाया राजा का पुत्र और राजपुत्र, तो जो उसका प्रोसेस होता है उसे समास कहते हैं। इस तरह से बने संक्षिप्त शब्दों को समस्त पद कहते हैं और जो प्रोसेस का आंसर आए उसे हम समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पद को वापस अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं, और जो समस्त पद बना होता है उसे फिर से अलग अलग कर दिया जाए तो हम उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे गंगा का जल में दो पद हैं, गंगा और जल। पद का मतलब होता है शब्द। गंगा भी शब्द है और जल भी शब्द है। समास होने पर बनेगा गंगा जल। जब गंगा और जल को मिलाएंगे यानी समास करेंगे तब बनेगा गंगा जल, जो कि होगा समस्त पद। जो मिलाने की क्रिया हुई उसे समास कहेंगे, और जो मिलने के बाद हमारा आंसर आया गंगा जल, वो होगा समस्त पद। वापस विग्रह करने पर गंगा का जल समास विग्रह, और जैसे ही हम इनको तोड़ेंगे तो फिर से वही आ जाएगा गंगा का जल। समास के लिए कम से कम दो पद का मतलब शब्द होने चाहिए। समास करने के लिए आपके पास दो शब्द नेसेसरी हैं। पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जो पहला शब्द होता है गंगा, वो हमारा हो गया पूर्व पद, और जो दूसरा होगा जल, वो होगा उत्तर पद। जैसे राजा, राजपुत्र, राज पूर्व पद, पुत्र उत्तर पद। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं, उनमें से हम पहला भेद पढ़ेंगे जो कि है अव्ययीभाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके मूल रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जिस समास में जो पहला शब्द होता है वो अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। और अब आप पूछोगे अव्यय क्या होता है, तो अव्यय वो वे शब्द होते हैं जिनके मूल रूप में लिंग, वचन, यानी कि जो एक मेन शब्द है उसके आगे भले लिंग हो, पीछे कारक, उनकी वजह से कोई भी परिवर्तन, चेंज नहीं आता है। इसका पूर्व पद यानी कि अव्यय भाव का पूर्व पद प्रधान होता है। इस प्रक्रिया से बना समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है। जैसे प्रति प्लस दिन इक्वल्स टू प्रतिदिन। यहाँ पे प्रति क्या था? अव्यय। प्रति का प्रति तो नहीं हो सकता। दिन क्या था? शब्द था, क्योंकि दिन का दिनों हो सकता है। और जब हमने इसको बना दिया प्रतिदिन, यानी कि जो हमारा समस्त पद आया, अब प्रतिदिन का प्रतिदिनों नहीं हो सकता, अब वो प्रतिदिन ही रहेगा। दिन भले चेंज हो सकता था, लेकिन जैसे ही प्रति जुड़ा, प्रति क्योंकि अव्यय था, जैसे ही जुड़ा तो हमारा प्रतिदिन भी अव्यय हो गया। तो ऐसे समास को कहते हैं अव्ययीभाव समास। पुनरुक्त शब्दों में अव्ययीभाव होता है, जैसे घर घर, दिनों दिन। तो जो दो दो बार शब्द आते हैं, जैसे कि घर घर में, दिनों दिनों, इन सब में भी अव्ययीभाव समास होता है। तो अब हम देखेंगे समास का दूसरा भेद। तो अब हम पढ़ेंगे समास का दूसरा भेद यानी कि कर्मधारय समास। इस समास में पहला पद
विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद यानी पूर्व पद, दूसरा पद यानी उत्तर पद। जो पहला पद यानी कि पूर्व पद विशेषण होता है और जो दूसरा पद उत्तर पद वो विशेष्य होता है। यानी कि जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। एक पद उपमान जिससे तुलना की जाती है, दूसरा पद उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। अब आप पूछेंगे उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। जैसे कि सीता जी के मुख की तुलना चंद्रमा से की जाए, तो यहाँ पे जो चंद्रमा है उसी से तो तुलना की जा रही, तो चंद्रमा हो गया उपमान। और किसकी तुलना की जा रही है? सीता जी के मुख की, तो वो हो गए उपमेय। जैसे गोबर, गोबर गणेश, गोबर से बने गणेश। तो जो गणेश जी यदि बने हैं वो गोबर से बने हैं, वो उन गणेश जी की विशेषता है कि वो गोबर से बने हैं। तो यहाँ गोबर हो गया विशेषण और गणेश जी हो गए से बने गणेश जी हो गए विशेष्य। ऐसे पर्णकुटी, पर्ण पत्तों से बनी कुटी। पर्ण का मतलब होता है पत्तों। तो यहाँ पे जो कुटी बनी है वो पर्ण से बनी यानी कि पत्तों से बनी है, तो पर्ण हो गया हमारा विशेषण और उसे बनी कुटी हो गई विशेष्य। और अगर हम उपमान और उपमेय के केस में देखें तो कनक लता यानी कि जो लता है कनक के समान लता, कनक का मतलब होता है सोना, यानी कि जो लता है वो सोने के समान लग रही है। घनश्याम, घन के समान श्याम। तो अब हम देखेंगे अपना तीसरा समास। तो अब हमारा तीसरा समास है द्विगु समास। द्विगु समास, इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि इस समास में जो हमारा पूर्व पद पहला पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे पंचवटी, पांच वटों का समाहार। वट वृक्ष, पंच पांच, यानी कि जब पांच वटों एक साथ मिल जाते हैं, जो पांच वट होते हैं जब एक साथ मिल जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पंचवटी। चौराहा, चार राहों का समाहार। जब चार राहें एक जगह आकर मिलती हैं तब हम उसे कहते हैं चौराहा। तो ये हमारा हो गया तीसरा समास। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा चौथा समास द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर और तथा एवं शब्दों का प्रयोग होता है। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह यानी कि ऐसा डैश लगा होता है। इस समास में जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, दोनों ही मेन इंपॉर्टेंस रखते हैं। विग्रह करने पर और तथा एवं का, जैसे जो हमारा समास वाला जो समासपद दिया होगा, समास दिया होगा, उनको जब हम विग्रह करेंगे तब हम और या फिर एवं का प्रयोग करेंगे। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह, और विग्रह करने से पहले जो हमारे पद होंगे उनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे अन्न और फिर योजक चिन्ह लगा है जल, तो ये तो हो गया हमारा समास पद। और जैसे हमने इस समस्त पद का विग्रह किया तो हमारा बन गया अन्न और जल, और हमारा योजक शब्द होता है, योजक शब्द और एवं होता है। और माता पिता हमारा समस्त पद हो गया, और जब हमने इनका विग्रह किया तब हो गया माता और पिता। तो जब हम समस्त पद को विग्रह करते हैं तब हमारा योजक शब्द लगता है, और जब उसी समस्त जो विग्रह होता है हमारे शब्द का, जब उनको समस्त पद बनाते हैं तब उसमें हमारा योजक चिन्ह लगता है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू फिफ्थ समस्त। तो अब हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। ये हमारा पांचवा समास है। इसमें कोई पद प्रधान या गौण नहीं होता है। जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पे कोई भी पद प्रधान या गौण नहीं होता है। कोई भी पद ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना ज़्यादा फालतू का होता है, दोनों बराबर के होते हैं। यहाँ पहला पद और दूसरा पद से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, हमें उससे मतलब है। और हम इनको अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे दशानन, दशानन कौन? रावण।
दशमुख है जिसके अर्थात रावण। तो दशानन, दशमुख, तो दशानन हमारा तीसरा पद हो गया। तो ये हमारा हो गया बहुव्रीहि समास, कोई स्पेशल आदमी के लिए। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर जी या फिर शिव जी। नीलकंठ तो एक स्पेशल आदमी के, हाँ वही है, और किसी का भी नाम हो नीलकंठ, लेकिन एक स्पेशली तो शंकर जी को ही जाना जाएगा। तो हमारे दो पद मिलकर तीसरा पद बना रहे हैं नीलकंठ, जिससे हमें मतलब है, और ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो अब हमारा लास्ट समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। यानी कि जो उत्तर पद होता है वो मेन इंपॉर्टेंस रखता है, यानी कि दूसरा वाला पद। समास प्रक्रिया में दोनों पदों के बीच आने वाली विभक्तियों या कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कभी दो बीच में आने वाले पदों का लोप भी होता है, यानी कि जो दो समास पद होते हैं उनके बीच में जो भी कारक चिन्ह या विभक्ति आती है वो भी, उनको भी हटा दिया जाता है। कभी कभी जो शब्द आ जाते हैं उनको भी हटा दिया जाता है। तत्पुरुष के भेद, अब तत्पुरुष के भी भेद है। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट समास यही होता है, कर्म तत्पुरुष। इसमें पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है। जैसे परलोक गमन, परलोक को गमन, इसमें जो पूर्व पद में कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, यानी कि को जो विभक्ति होती है उसका लोप होता है, वो हटा दी जाती है। परलोक गमन, परलोक को गमन। तो जब हम इसको समस्त पद, जो इसका आंसर आएगा, जब समास करेंगे तो को हटा दिया जाएगा और हमारा समस्त पद होगा परलोक गमन। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, समास करेंगे को हटा दिया जाएगा, समस्त पद होगा यश प्राप्त। तो अब तत्पुरुष समास का दूसरा भेद का तत्पुरुष। इसमें पूर्व पद में कर्म कारक से या द्वारा साधन के अर्थ में विभक्ति का लोप होता है। इसमें जो पूर्व पद होता है उसमें जो कर्म कारक यानी से या द्वारा विभक्ति का लोप हो जाता है, ये साधन के अर्थ में होता है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। स्वरचित, स्व द्वारा रचित। तो इसमें जब हम समास करेंगे तो से और द्वारा हट जाएगा और हमारा जो समस्त पद आएगा वो होगा अकाल पीड़ित या फिर स्वरचित। और तीसरा है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। तो जब हम समास करेंगे तब हम के लिए हटा देंगे और डाक गाड़ी हमारा समस्त पद आ जाएगा। ऐसे ही रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब रसोई में घर तो होता नहीं है, तो घर जो बनाया गया है वो रसोई के लिए है, तो रसोई के लिए घर, तो के लिए हट जाएगा जब समास करेंगे और जो हमारा समस्त पद आएगा वो होगा रसोई घर। अब हम पांचवा तत्पुरुष का भेद देखेंगे, अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान की विभक्ति से अलग होने के अर्थ में का लोप होता है, यानी कि जो अपादान की विभक्ति से होती है उसका लोप होता है, जो कि अलग होने के अर्थ में। जैसे धन, धनहीन, धन से हीन, तो इसके पास धन नहीं है, तो ये अलग होने के अर्थ में होगा। तो जो से होती है जब समास करते हैं तो उससे ही हट जाता है और धनहीन हमारा समस्त पद होता है। जन्मांध, जन्म से अंधा, तो से हट जाएगा और जन्मांध हमारा समस्त पद रहेगा। और छठवा है संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप होता है। जैसे सचिवालय, सचिव का आलय, आलय मतलब घर, कमरा। सेना नायक, सेना का नायक, तो इसमें का हट जाएगा और हमारा समस्त पद रह जाएगा सचिवालय, सेना, नायक। अब हमारा लास्ट टाइप ऑफ तत्पुरुष समास है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण की विभक्ति में पर का लोप होता है। तो जो अधिकरण की विभक्ति यानी कि में पर होता है उसका लोप हो जाता है, वो हट जाती है। जैसे शरणागत, शरण में आगत, जो शरण में आए हो, तो इसमें जब हम समास करेंगे तो में हट जाएगा और शरणागत हमारा रह जाएगा। गृह प्रवेश,
प्रवेश, गृह में प्रवेश, घर में प्रवेश। तो में हमारा हट जाएगा जब हम समास करेंगे और गृह प्रवेश हमारा रह जाएगा समस्त पद में। ऐसे ही शरणागत भी हमारा समस्त पद होगा। और एक नया टाइप है तत्पुरुष का, वो है न्यय तत्पुरुष। जिस समस्त पद पहला पद नकारात्मक हो वहां न्यय तत्पुरुष होता है। जैसे नकारात्मक, भले वो आप पॉजिटिव हो लेकिन उस शब्द के लिए वो नकारात्मक हो। जैसे अजर, अजर का मतलब होता है जो बूढ़ा ना हो, तो वो तो सबके लिए अच्छा होगा कि हम बूढ़े ना हो, कभी बूढ़े ना हो। लेकिन जो असली वर्ड है ना जर यानी कि बुढ़ापा, उसमें तो आ लग गया ना, तो गलत हो गया। तो उसके लिए ये हो जाएगा न्यय तत्पुरुष। ना अमर, ना मर, अमर न्यय तत्पुरुष। अधर्म, ना धर्म, तो ये भी हो गया हमारा न्यय तत्पुरुष। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ समास, और इसी के साथ साथ हमारा समास समाप्त होता है।